हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू केकेएसटी चैनल। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अम्ल क्षार अम्ल और के अति लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले वाली वीडियो में बता दिया था कि हम अति लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अति लघुत्तरीय प्रश्न का लिया है कई प्रश्न एसिड बेसिड एंड साल्ट्स के, जिनके बारे में हम यहाँ पर आज चर्चा करेंगे। और ये सभी प्रश्न जो होंगे वो 2 अंक के होंगे। अति लघुत्तरीय प्रश्न है, इसलिए 2 अंक के सभी प्रश्न होंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, बिना किसी तरीके हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर अभी नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमें हर रिलेटेड वीडियो आपके पहुँचती है सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी तरीके हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि अम्ल तथा क्षारक की आधुनिक अवधारणा दीजिए। एक प्रबल अम्ल और एक दुर्बल क्षारक का नाम भी लिखिए। यहाँ पर मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं वो सभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं और बहुत ही मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चंस हैं मैंने उन्हीं को इसमें लिया है। और यहाँ पर हमारे पास 5-6 क्वेश्चन हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अगर आपको पूरा क्वेश्चन देखना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि अम्ल तथा क्षारक की आधुनिक अवधारणा दीजिए। एक प्रबल अम्ल और एक दुर्बल क्षारक का नाम भी लिखिए। तो इसका मैंने मतलब कि अम्ल और क्षार का परिभाषा मैंने नेक्स्ट वीडियो, इससे पहले वीडियो में बता दिया है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर भी आपको बता दे रहा हूँ कि अम्ल क्या होते हैं, आधुनिक अवधारणा क्या है अम्ल की। तो आधुनिक अवधारणा के हिसाब से अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में वियोजित होकर H+ आयन देते हैं। उसके अतिरिक्त कोई अन्य धनायन नहीं देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और अगर क्षार की बात की जाए तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर OH- आयन देते हैं। इसके अतिरिक्त कोई अन्य धनायन नहीं देते, वे क्षार कहलाते हैं। और तो इसका यहाँ पर मैंने नोट लिख लिया है एक, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। यहाँ पर है ये नोट। अम्ल तथा क्षार की मैंने परिभाषा यहाँ पर लिखी है। यहाँ पर अम्ल का लिखा गया है परिभाषा, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर आयनित या वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन मतलब H+ आयन देते हैं। इसके अतिरिक्त कोई अन्य धनायन नहीं देते, अम्ल कहलाते हैं। और सभी अम्लों में हाइड्रोजन मतलब जो H+ तत्व होता है वो सभी अम्लों में उपस्थित होता है। तो ये अम्ल की आधुनिक अवधारणा हुई और ये प्राचीन अवधारणा यहाँ पर है। तो ये अम्ल है। और यहाँ पर आप पहले अम्ल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं क्षार की परिभाषा की तरफ। तो आशा करता हूँ अब तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम क्षार की तरफ चलेंगे। यहाँ पर क्षार या क्षार की भाषा बेसिड एंड एल्काइल्स जो हैं, तो जो आयनन जल में वियोजित होकर आयनों के बीच में केवल OH- आयन देते हैं। इसके अतिरिक्त कोई अन्य धनायन नहीं देती, इसके अतिरिक्त कोई अन्य धनायन मतलब वे पदार्थ होंगे जो जलीय विलयन में वियोजित होकर OH- आयन देंगे। इसके अतिरिक्त कोई अन्य धनायन नहीं देंगे, वे हमारे क्षार कहलाएंगे। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक प्रबल अम्ल और एक दुर्बल क्षारक का नाम लिखिए। तो प्रबल अम्ल का क्षार नाम हो जाएगा, एक प्रबल अम्ल का नाम लिखना है हमें, तो हम यहाँ पर प्रबल अम्ल लिख देंगे। एक प्रबल अम्ल H2SO4 या HCl, ये सभी जो हैं ये प्रबल अम्ल हैं। और अगर दुर्बल क्षार की बात की जाए तो दुर्बल क्षार एक मैं ले रहा हूँ अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये हमारा दुर्बल क्षार हो जाएगा। और ये प्रबल अम्ल HCl हो जाएगा, दुर्बल क्षार NH4OH। तो यहाँ पर एक एक दुर्बल क्षार और एक प्रबल अम्ल का नाम लिखना था, जो मैंने आप लोग को बता दिया। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या तात्पर्य है। उदासीन विलयन में हाइड्रोजन आयन मतलब H+ आयन, इसी को कहते हैं हाइड्रोजन आयन को H+ आयन कहा जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो उदासीन विलयन में H+ आयन का मान कितना होता है, ये क्वेश्चन जो है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। 2012, 2010 और 2011 में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो हाइड्रोजन आयन होता है वो हाइड्रोजन आयन सांद्रण किसी जलीय विलयन में उपस्थित H+ मतलब कि हाइड्रोजन आयनों की ग्राम अणु प्रति लीटर में मात्रा उस विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहलाती है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन सांद्रण किसी जलीय विलयन में उपस्थित H+ आयनों मतलब कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के आयनों की 1 ग्राम, इसका मतलब हो गया 1 ग्राम में जो कितने अणु हैं, 1 लीटर में कितने अणु हैं, उसका जो मात्रा बताता है, तो वही इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहलाता है। इसको आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं। और उदासीन विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का जो मान होता है, उदासीन विलयन में वो 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर होता है। मतलब कि 1 ग्राम हाइड्रोजन आयन में उदासीन विलयन में 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर अणु होंगे जल के। हाइड्रोजन के 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर अणु होंगे।
तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज कर लिख भी सकते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताप का प्रभाव केवल रासायनिक समीकरण से, मतलब कि ताप का क्या प्रभाव पड़ता है इन पर, जो यहाँ पर दो मैंने लिए हैं तत्व, तो उन पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है उसका हमें सिर्फ रासायनिक समीकरण देना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का है पहला और दूसरा सोडियम बाइकार्बोनेट। तो देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। तो जब CaSO4 को इंटू 2H2 मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम 120 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर हम जब इसको गर्म करते हैं तो हमारे पास देखते हैं कि क्या आता है गर्म करने पर। तो हम जब इसको गर्म करेंगे तो ये जो हमारा है ये टूटकर CaSO4 और प्लस 2H2O में टूट जाएगा। मतलब ये CaSO4 आ जाएगा, यहाँ पर जल के 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर आ जाएंगे जब इसको 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर जब गर्म किया जाएगा। तो ये हो गया ताप का प्रभाव प्लास्टर ऑफ पेरिस पर। और हम ताप का प्रभाव सोडियम बाइकार्बोनेट पर बात करेंगे। तो हमारा है सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसको हम बेकिंग सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं। तो इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। तो इस पर देखते हैं ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसको जब हम 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो हमारा ये सोडियम कार्बोनेट मैंने Na2CO3 कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल H2O इतने में ये टूट जाएगा। इसको संतुलित करने के लिए हम यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। 2Na CO3 हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर Na2CO3 CO2 और H2 में ये जो होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गर्म करने पर टूट जाएगा। तो यहाँ पर ताप का प्रभाव प्लास्टर ऑफ पेरिस पर हो गया और ताप का प्रभाव सोडियम बाइकार्बोनेट पर हो गया। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ, उसका आप लोगों को हल बताएंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जल का आयनिक गुणनफल क्या है, इसको स्पष्ट कीजिए। ये यूपी बोर्ड 2014-2011 में पूछा गया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी ये आया था प्रीवियस ईयर पेपर में। तो अगर हम बात करें जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है, तो हम जब H+ जो आयन होता है हमारा H+ आयन और OH- आयन, तो OH+ आयन और OH- आयन जो होता है तो इनके हम गुणनफल को ही, जल का आयनिक गुणनफल जो होता है वो इन्हीं के गुणनफल के बराबर होता है। और जो जल का आयनिक गुणनफल होता है, जल के आयनिक गुणनफल को हम Kw से व्यक्त करते हैं। तो जो Kw होता है यहाँ पर लिख दें, जो Kw होता है मतलब जल का आयनिक गुणनफल जो होता है OH+ आयन OH- आयन के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसको आप लोग ऐसे परिभाषा बता सकते हैं कि जो जल का आयनिक गुणनफल होता है यह जो होता है ये जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण मतलब H+ आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के सांद्रण मतलब OH- आयन के गुणनफल के बराबर होता है और इसे Kw से व्यक्त किया जाता है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, Kw से व्यक्त किया जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि हम H+ × OH- आयन का आपस में गुणा कर देंगे तो हमारा जल का आयनिक गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। और 25 डिग्री सेल्सियस पर जो जल का आयनिक गुणनफल होता है वो लगभग 1 × 10⁻⁻14 1 × 10⁻⁻14 होता है। इसका जो 25 डिग्री सेल्सियस पर जो जल का आयनिक गुणनफल होता है वो 1 × 10⁻⁻14 होता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अगर बात की जाए जल के आयनिक गुणनफल की परिभाषा क्या होगी, इसको स्पष्ट करना है तो हम कह सकते हैं कि H+ आयन मतलब हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के गुणनफल को हम जल का आयनिक गुणनफल कह देंगे। मतलब जो जल का आयनिक गुणनफल होता है वो H+ आयन × OH- आयन के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है pH की परिभाषा दीजिए, इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध है, इसको भी हमें समझाना है। तो pH की परिभाषा मैंने यहाँ पर लिख ली है, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो आपका और मेरा भी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन H+ आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को हम pH कहते हैं। लघुगणक क्या होता है, लॉगरिथम को ही हम लघुगणक कहते हैं। तो जो ये pH होता है, pH जो होता है इसको हम -log10 और H+, ये इसका फार्मूला होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। किसी का भी pH याद करना हो तो उसके लिए फार्मूला होता है -log10 × H+ आयन का जो गुणनफल होगा उसके बराबर होगा। और जो ये होगा -log10, तो -log10 का जो मान होता है log10 = 1 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं log10, इसका pH मान जो आएगा तो इसको हम log10 × 1/H+ आयन,
इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारा स्पेस नहीं है, लेकिन इसका आपको सिर्फ यही अगर लिख देंगे आप -log10 इंटू एच प्लस आयन, तो ये आपका काम चल जाएगा। इसको आपको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो इसलिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं तो समझ लीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर आप इसको सिर्फ लिख देंगे इसकी परिभाषा, और ज़्यादा से ज़्यादा pH = -log10 इंटू एच प्लस आयन, इतना कर देंगे तो आपका काम चल जाएगा। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ब्लीचिंग पाउडर बेकिंग सोडा बनाने का हमें मतलब रासायनिक विधि में लिखना है। ये ब्लीचिंग पाउडर और बेकिंग सोडा मैंने एक में क्वेश्चन कर लिया है, 2 अलग अलग क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन था ब्लीचिंग पाउडर अथवा ब्रेंजेड चूर्ण बनाने की विधि लिखिए और उसका रासायनिक समीकरण दीजिए, और बेकिंग सोडा बनाने की विधि लिखिए, उसका रासायनिक समीकरण दीजिए। तो इसको मैंने एक ही में कंबाइन कर लिया है। तो और ये भी क्वेश्चन कई बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो हमारे पास अगर हम बात करें ब्लीचिंग पाउडर को हम कैसे बनाते हैं, मतलब ब्लीचिंग पाउडर को हम ब्रेंजेड चूर्ण भी कहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में हम क्लोरीन गैस की क्रिया द्वारा हम ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त करते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर का पहले हम सूत्र जान लेंगे, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2 इसका सूत्र होता है। तो अगर हम बात करें कैल्शियम कैसे हम प्राप्त करेंगे ब्लीचिंग पाउडर को, तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड मतलब CaO उसका होल ट्वाइस प्लस इसका जलीय विलयन होगा, मतलब ये एक्वस होगा। फिर हम क्लोरीन गैस की इस पर अभिक्रिया कराएंगे Cl2, इसकी हम जब अभिक्रिया करा देंगे तो हमें CaOCl2 और H2O प्राप्त हो जाएगा यहाँ से। तो हमें यहाँ से CaOCl2 मतलब मेन उत्पाद हमारा था, मेन प्रोडक्ट था CaOCl2 को प्राप्त करना। तो हम जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में क्लोरीन गैस की अभिक्रिया कराएंगे तो हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और जल प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ पर आशा करता हूँ कुछ समझ में आया होगा। फिर हम अगर और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि बेकिंग सोडा को हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो बेकिंग सोडा को प्राप्त करने के लिए हम जो हमारा सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है Na2CO3, इसको हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन में हम जब कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं, तो इसका चूँकि संतृप्त जलीय विलयन भी होगा तो हम इसमें H2O भी मिला देंगे। तो हम यहाँ पर जब सोडियम कार्बोनेट पर कार्बन डाइऑक्साइड के संतृप्त जलीय विलयन में मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम प्रवाहित करते हैं, तो हमें बेकिंग सोडा यानी कि NaHCO3 प्राप्त होता है। तो हम इसको यहाँ पर NaHCO3 यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये हमारा है सोडियम कार्बोनेट, इसको आप लोग लिख लें सोडियम कार्बोनेट, और एक कार्बन डाइऑक्साइड है इसको आप बोले, और ये जल है हमारा। तो हमारा यहाँ पर उत्पाद 2NaH क्या बना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको हम बेकिंग सोडा या खाने का सोडा भी इसको कहते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपके क्लास समझ में आई होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आज की क्लास में आप लोगों को बताया, और ये बोर्ड एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे थे, तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका मैं निदान आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और अगर चैनल पर अभी नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर रिलेटेड वीडियो आप तक पहुँचती रहे सबसे पहले। और दोस्तों अगर आपको नेक्स्ट वीडियो में कौन सा टॉपिक चाहिए, टॉपिक भी आप लोग बता दीजिए, उस पर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दे दूँगा। तो आप लोग टॉपिक भी जरूर बताइएगा, नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या होना चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विजिटिंग इन दिस चैनल।